हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस। अब हम समझेंगे गैमेटोजेनेसिस को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा था। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के साथ में फ्यूज होता है। तो ये जो गैमेट्स बनते हैं बॉडी के अंदर मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल में, इसी के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आपको मालूम है कि मेल इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल इंडिविजुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो वहाँ पर अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल इंडिविजुअल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल इंडिविजुअल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। The testes and ovary produce the male and female gametes respectively by gametogenesis, spermatogenesis in males and oogenesis in females. आपको मालूम है कि टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और ओवरी के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम ओवम बोलते हैं या ओवा बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवरी के अंदर ओवम बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। अब हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमने पढ़ा कि मेल इंडिविजुअल में टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स मेल गैमेट है। स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन मेल इंडिविजुअल में कैसे होता है, इसे हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। In males, sperms are produced by the spermatogonia, immature germ cells, which are present in the inner walls of the seminiferous tubules. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम टेस्टिस का सेक्शन देखें तो वहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर थे। तो यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें जो सेल्स होती हैं इमैच्योर जर्म सेल्स जिसको कहा जाता है, और ये इमैच्योर जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में कि यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन दिखाया गया है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, बहुत सारी सेल्स हैं, इसीलिए इसको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, और सिंगल सेल को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर वॉल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं बाय द माइटोसिस डिवीजन। दीज आर डिप्लॉयड। आपको मालूम है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से इनका नंबर इंक्रीज होता है। माइटोसिस डिवीजन आपको पता है, जिसमें मदर सेल से जो डॉटर सेल बनती हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर माइटोसिस डिवीजन से इंक्रीज होता है। इसमें जो नई सेल बनती हैं वो भी कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। Some of spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अभी हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया सेल जो थी उनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिससे उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और ये सेल जो होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं, बड़े हो जाती हैं, ग्रोथ होती है इनमें। इन सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन सेल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है मियोसिस डिवीजन, और आपको मालूम है कि मियोसिस डिवीजन 2 होते हैं, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड।
After the first meiotic division, two haploid and equal secondary spermatocytes are formed. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होता है, फर्स्ट meiotic डिवीजन होता है जिसमें टू हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं और इक्वल सेल्स होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। आपको मालूम है कि meiotic डिवीजन में मदर सेल से जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। These further undergo meiosis to give rise to 4 haploid spermatid. अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड meiotic डिवीजन होगा और इससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। These spermatids are converted into sperms by spermiogenesis. ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, ये हैप्लॉइड हैं और अब इनसे फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पर्मेटिड्स के स्पर्म्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्म हेड गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिएशन। अभी हमने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हुए और स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म बनने के बाद में जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो ये स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल के साथ में अटैच हो जाते हैं, उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं। स्पर्म का हेड जो होता है वो एम्बेडेड रहता है और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं एंड इज रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिएशन। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारी सर्टोली सेल्स भी होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सेल्स थी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं। तो ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और ये स्पर्म जो होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं जिसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। अभी हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो रहते हैं वहाँ की इनर वॉल जो रहती है वहाँ पर बहुत सारी जर्म सेल्स होती हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड होती हैं और ये फॉर्मेशन करती हैं किसका? स्पर्मेटोगोनिया का। जब ये जर्म सेल्स जो रहती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और इनमें डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है प्राइमरी जर्म सेल्स का, इसीलिए इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 सेल से पहले 2 सेल्स फॉर्म हो रही हैं, फिर इससे फिर से 2 सेल्स फॉर्म हो रही हैं और यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। इससे जो डॉटर सेल बन रही हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, डिप्लॉयड सेल्स बन रही हैं। इस सेल से जब ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है मदर सेल और डॉटर सेल में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मदर सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन फेज होती है तब कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है। जब इन सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ये फेज जो होती है ग्रोथ फेज, जिसमें कि ये सेल जो होती हैं वो मैच्योर होती हैं, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और इन सेल्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। अब इसमें डिवीज़न होता है, मैच्योरेशन फेज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट फेज जो है वो मैच्योरेशन फेज है। फर्स्ट फेज थी मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड फेज थी ग्रोथ फेज और थर्ड फेज जो है वो है मैच्योरेशन फेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न हुआ या हम बोल सकते हैं मियोसिस डिवीज़न हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गया, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ है और इन सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेल थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न से जो सेल फॉर्म हुई हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ था, रिडक्शन डिवीज़न हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, यहाँ पर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ।
अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल के अंदर होता है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, या जिसे सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीज़न कहा गया है, और इससे फॉर्मेशन होता है अब 4 सेल्स का। यहाँ पर ये जो 2 सेल फॉर्म हुई थी, ये सेल फिर से डिवाइड होकर के मियोटिक सेकेंड में 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगी। तो इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन से फॉर्मेशन होता है सेल का, तब हम इसे बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से फॉर्मेशन हुआ है 4 स्पर्मेटिड्स का। ये 1, 2, 3 एंड 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड सेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर हम देखेंगे ये फेज जो है ये कौन सी है, स्पर्मियोजेनेसिस फेज है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का, और इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड फेज होती है ग्रोथ फेज, थर्ड फेज है मैचुरेशन फेज, और फोर्थ फेज होती है स्पर्मियोजेनेसिस फेज। तो इस तरह से मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। Sperm develop in the seminiferous tubules of the testes. Primordial sperm cells, called spermatogonia, lie dormant in the outer compartment of the tubules from the late fetal period until puberty. At puberty, the spermatogonia undergo mitotic divisions, giving rise to genetically identical cells. The cells grow gradually into primary spermatocytes, preparing to divide into cells half their size. Each of these primary spermatocytes undergoes a first meiotic division, forming 2 smaller haploid cells known as secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes divide once more, giving rise to 4 haploid cells called spermatids, containing exactly half of the father's genetic material. Through a process known as spermiogenesis, the spermatids change shape, transforming into mature sperm cells. The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature. अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। अ मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। एक मैच्योर स्पर्म में 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। द होल स्पर्म इज एनक्लोज्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा का पूरा स्पर्म जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। The head consists of a haploid nucleus and a cap-like acrosome which contains enzyme that aid in fertilization. यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर है ये। इसमें ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट हेड है, और इस हेड में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है। और यहाँ पर ये जो कैप-लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। ये एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये स्पर्म एक्रोसोम की हेल्प से ही अटैच होता है ओवम पर, और ओवम के साथ में अटैच होता है, और ये अपने में से कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। The middle piece contains several mitochondria which produce energy for the motility of the sperm. यहाँ पर ये वाला पार्ट देखेंगे आप, ये क्या है, ये मिडिल पीस है, और ये हेड के बाद में स्मॉल पार्ट जो है ये नेक दिख रहा है आपको।
ये पार्ट जो है ये मिडिल पीस है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। और आपको मालूम है कि जब मेल बॉडी से स्पर्म रिलीज होते हैं फीमेल वेजाइना में, वहाँ से ये पहुँचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पर इनकी जो मोटिलिटी होती है, तो इनको वेजाइना से ओविडक्ट तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है, वो एनर्जी स्पर्म को कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं। मिडिल पीस के बाद में हम देखेंगे कि ये वाला जो इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको हम टेल बोलते हैं। ये लंबा पार्ट है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। और ये स्पर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। और इसकी मोटिलिटी के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे रहते हैं जो कि मिडिल पीस में होते हैं। और यहाँ पर ये जो टेल का फॉर्मेशन होता है ये सेंट्रियोल से होता है। स्पर्म्स रिलीज बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। ये जो स्पर्म रिलीज होते हैं जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एसेसरी डक्ट के द्वारा। सिक्रीशंस ऑफ इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। जब ये स्पर्म सेमिनिफेरस डक्ट से रिलीज होते हैं, एसेसरी डक्ट में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो स्पर्म के साथ में मिल जाता है, जो स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए बहुत जरूरी रहता है। Structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck, a middle piece, and a tail. A plasma membrane envelopes the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculates 200 to 300 million sperms during coitus. 60% must have normal shape and 40% show vigorous motility. आज हमने इस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में हमने आज पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis को और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ओवम का, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।